हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, जो मैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th की मैथ की सीरीज चला रहा हूं, उसमें मैंने लगभग 5 से 6 चैप्टर जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको कराने की मेरे द्वारा कोशिश की गई है कि आप उनको कम टाइम में कितना बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम में कर सकते हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूले के जो क्वेश्चंस हैं उनको कराने की कोशिश करूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर का आपके दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे, एक आपका सेक्शन फार्मूला और दूसरा आपका मिड पॉइंट फार्मूला। इन पर हम लोग दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे किस किस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले का मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिससे बच्चों को निकाल हो जाए। देखिए, सेक्शन फार्मूले का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग किसी पॉइंट के द्वारा चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली डिवाइड कर दें, जो वो पार्ट में बटेगा, जो रेशियो में बनेगा, उसको सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो कितने कितने रेशियो में बटा किस पॉइंट के द्वारा डिवाइड होगा उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो सेक्शन फार्मूला आपका जो डिवीजन होगा कोई भी लाइन सेगमेंट, उसका दो प्रकार से होगा। एक तो आपका इंटरनल होगा और दूसरा आपका क्या होगा बच्चों, एक्सटर्नल होगा। क्या होगा आपका, एक्सटर्नल होगा। कैसे इंटरनल का क्या मतलब है बच्चों, एक्सटर्नल का क्या मतलब होगा, उसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें। जैसे आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट बच्चों x2 y2 है। इसको आपने इंटरनली कहीं से भी डिवाइड कर दिया। मान लीजिए आपने P पॉइंट से एक रेशियो में डिवाइड कर दिया m:n। अब हमको इस पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट पता करना होगा तो उसको हम लोग मानेंगे कि x y है, तो उसमें अगर हमें x की वैल्यू बच्चों निकालना है तो वो बनेगा m इंटू बच्चों x2 प्लस ये n का इधर के साथ एप्सिका के साथ n इंटू x1 और डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो का सम m प्लस n। ये आपका इंटरनल में सेक्शन फार्मूला कहा जाता है एप्सिका के लिए। ऐसे ही ऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, जहां जहां x2 है उसको y2 कर देना है, जहां जहां x1 है उसको y1 कर देना है, ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नली का मतलब बाहर से आप डिवाइड करेंगे, तो जैसे आपके पास ये लाइन सेगमेंट AB है, इसका कोऑर्डिनेट बच्चों x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो आपने कोई पॉइंट P यहां माना, ध्यान से समझिएगा, और यहां से इसको एक रेशियो में बांट रहे हो AP और एक रेशियो आपका बन रहा है BP। सेम चीज, ये आपका M है, ये आपका N है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि M की वैल्यू बड़ी है, N की वैल्यू छोटी है। इसको हम लोग बच्चों एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट के बाहर है। तो अगर आपको P के कोऑर्डिनेट पता करना है तो इसके जनरल कोऑर्डिनेट x y मानेंगे, तब x की वैल्यू बिल्कुल सिमिलर होगा, सिर्फ प्लस की जगह बच्चों माइनस हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई बच्चों m माइनस n हो जाएगा। और y की वैल्यू बच्चों my2 माइनस ny1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका m माइनस n हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं सिर्फ यहाँ पर चीजों का रिवीजन करा रहा, मैं कोई भी चैप्टर आपको स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक तौर से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश है, चूंकि सेशन काफी लेट है, जनवरी का महीना चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में फरवरी मार्च में आपके एग्जाम है, मैं इस तरीके से आपके जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन उसको बेहतर बना पाऊं, उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है कि आप कम टाइम में बेहतरीन मार्क्स गेन कर पाए, ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है और उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है। बच्चों, अगर हम लोग जब कभी भी मिड पॉइंट की बात करते हैं, जैसे अभी एक फार्मूला और इसमें बचा हुआ है जो हमें अभी डिस्कस करना है, तो मिड पॉइंट का मतलब सबको पता है कि बच्चों वो जो पॉइंट होगा, जैसे अभी आप यहाँ पे रेशियो डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो बनने का मतलब है कि वो आपका जो पॉइंट P है, कभी m ज्यादा हो सकता है, कभी n कम हो सकता है, कभी m कम हो सकता है, कभी n ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब मिड पॉइंट का केस होगा तब आपका जो ये रेशियो होगा m और n 100% आपका दोनों क्या होगा बच्चों, सेम होगा। मीन्स आपका जो ये पॉइंट P आ रहा है वो 100% इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होगा।
ये आपका कैसा पॉइंट होगा बच्चों, मिड पॉइंट होगा, इसीलिए इसको मिड पॉइंट फार्मूले के नाम से जानते हैं। अगर आपका ए का कोऑर्डिनेट बच्चों x1 कामा y1 है, बी का कोऑर्डिनेट बच्चों x2 कामा y2 है, पी का कोऑर्डिनेट x कामा y है, और मिड पॉइंट फार्मूले की बात करेंगे तो जो उसमें x की वैल्यू होगी वो दोनों एफसिका के सम का बच्चों हाफ हो जाएगा, मींस x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा, और जो ऑर्डिनेट होगा उसमें बच्चों ऑर्डिनेट के सम का हाफ हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। x की वैल्यू x1 प्लस x2 का हाफ, y की वैल्यू बच्चों y1 प्लस y2 का हाफ हो जाएगा। इसी को बच्चों हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले के नाम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं। और बेहतर करने के लिए इन पर बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को करने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए, आज की सीरीज का जो आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग करने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, काफी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 3 मार्क्स का। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं सिर्फ यहाँ पर उन क्वेश्चंस को करा रहा हूं जो आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। देखिए कह रहा है ए है, ये क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। आज की सीरीज का पहला सवाल ए है जिसके कोऑर्डिनेट 1 कामा -3 है, बी है बच्चों जिसका कोऑर्डिनेट 4 कामा 2 है, एंड सी है जिसका कोऑर्डिनेट बच्चों 3 कामा -2 है। और द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल, ये क्या है, वर्टिसेज है, VERTICES, वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल। बच्चों ये आप ट्राइंगल के वर्टिसेज हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड G, बहुत ही प्यारा सवाल। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G ऑफ ए ट्राइंगल, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसीलिए फर्स्ट पार्ट हुआ, अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू G एंड पैरेलल टू AC, थ्रू G एंड पैरेलल टू AC। बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। ये जिन बच्चों के चैप्टर्स बिल्कुल क्लियर होंगे उनको ये जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे जो मेरे द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन किए जा रहे हैं बहुत ही सिंपल लगेंगे। देखिए अगर एक ट्राइंगल है उसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखा है जिसमें F1 कामा -3 है, B4 कामा 2 है और C3 कामा -2 है, तो आपको कह रहा है कि आपको उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर एक इक्वेशन लाइन का बताना है जो कि G से पास करे और AC के पैरेलल हो। मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा बच्चों ABC एक ट्राइंगल है जिसमें A का कोऑर्डिनेट बच्चों 1 कामा -3 है, B का कोऑर्डिनेट 4 कामा 2 है, C का कोऑर्डिनेट बच्चों 3 कामा -2 है। देखिए सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है कि जो भी इस ट्राइंगल की मीडियंस होंगी, तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों, उसको हम लोग सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप ए से ए की मीडियन खींचना चाहते हैं तो BC का मिड पॉइंट लोगे और इसको D मान के इसको यहां से मीट करा दोगे। जैसे अगर आप AC का लेना चाहते हो तो इसका मिड पॉइंट ले लेना और इसको यहां से आप मीट करा दोगे तो ये BE हो जाएगा। AB का लेना चाहते हो तो इसको आप ले लेना, ये F हो जाएगा और इसको यहां से आप मीट करा दो। बच्चों इनको जो ये AD, BE और CF तीनों मीडियंस है, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा G, इसी को बच्चों सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। राइट, सेंट्रॉइड की डिफिनीशन होती है इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। जो भी मीडियंस होंगे ट्राइंगल की, जिस जगह पर तीनों इंटरसेक्ट करती हैं उसको बच्चों हम लोग सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। इसका कोऑर्डिनेट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है बच्चों। जैसे A है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 लेट करें, B है इसके कोऑर्डिनेट को बच्चों x2 कामा y2 लेट करें, x2 कामा y2 लेट करें और C के कोऑर्डिनेट को x3 कामा y3 लेट करें। जो आपकी मीडियन होगी उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट G का कोऑर्डिनेट होगा उसको बच्चों हम लोग मान रहे हैं कि ये x कामा y है अननोन वैल्यू, तो इसमें जो x की वैल्यू होती है सम ऑफ एफसी का, तीनों की एफसी का जो x1 x2 x3 है उसको
प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो। इसी प्रकार ऑर्डिनेट निकालने के लिए ऑर्डिनेट का तीनों को प्लस करके आप 3 से डिवाइड कर दो। जैसे आप देख पा रहे होंगे x1 x2 x3 मीन्स 1 + 2 + 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 + 2 5 + 1 6/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऑर्डिनेट की बात करो तो y1 की वैल्यू बच्चों -3 हो जाएगी प्लस y2 की वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस y3 की वैल्यू -2 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख पाओगे दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 3/3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जो आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों वो 2, कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। यही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। मैं फिर कह रहा हूं 3 मार्क्स के क्वेश्चन फ्री के क्वेश्चन है, बशर्ते आपको जो कॉन्सेप्ट हो, मेरे द्वारा जो चीजें बताई जा रही है ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझना है और क्वेश्चन को कितना आपको बेहतरीन तरीके से करना है। क्योंकि सेशन लेट है इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा जो भी बच्चे नए इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें अपने छोटे भाई बहनों के लिए, और जो भी आपके कलीग फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स हैं उनको इस जो वीडियोज हैं उनको शेयर करें जिससे वो भी इस चैनल से जुड़े। और जब मैं अगले आने वाले दिनों में 1 से 2 साल में सारा कुछ 6 to 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑल बोर्ड यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का कंटेंट डिलीवर कर दूं, घर बैठे वो पढ़ाई कर सके, ये मेरी कोशिश है। क्योंकि सिलेबस पूरा 1 साल का 365 डेज का है, उसको हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कभी भी नहीं फिनिश कर सकते। मैं फिर कह रहा अगर आप किसी तरीके से इसको फिनिश कर लेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक से फिनिश कर लेंगे, रट के फिनिश कर लेंगे, जितना जल्दी आप इसको तैयार करेंगे उतना जल्दी पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपको एक इक्वेशन का लाइन बनाना है और वो कहां से? जी से पास करे और AC के पैरेलल हो। देखिए ये AC है, इसके पैरेलल हो और जी से पास करे। तो अगर हम लोग कोई एक लाइन पास करा दें, आप देख पा रहे होंगे यहां से ये लाइन, इसका हमको इक्वेशन बताना है बच्चों जो जी से पास कर रही है और AC के पैरेलल है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है। अगर मैं इस लाइन को मान लीजिए P बोला, इसको मैंने Q बोला, तो आप देख पा रहे होंगे ठीक है कि ये लाइन PQ का इक्वेशन बताना है जो G से पास कर रही हो और AC के पैरेलल है। राइट, चलिए तो AC के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए पहले हम लोग एक लाइन का इक्वेशन लिखते हैं जो AC है। देख पा रहे होंगे कि A से C को मिला रहे होंगे तो AC एक लाइन है। तो हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं डिस्कस कर देता हूं कि अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बच्चों, एक x1, y1 है और एक आपके पास x2, y2 है, इन दोनों को मिलाने वाला कोई लाइन सेगमेंट है AB, और अगर आप इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो सो सिंपली करना क्या होगा आपको, उसका फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन AB का फार्मूला होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पे AC का लिखना है तो एक कोऑर्डिनेट बच्चों 1, -3 है, एक कोऑर्डिनेट हमारे साथ 3, -2 दे रखा है, जिसमें हम लोग यहाँ पर तो x3 y3 माने हैं। तो अगर आप इसको x3 y3 मानोगे तो x2 x3 होगा, y2 y3 होगा। इसीलिए मैं आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे एक को x1 y1 मान लेता हूं और एक को बच्चों x2 y2 मान लेता हूं और इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। तो y माइनस y1 की जगह -3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -2 माइनस -3 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 और ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना है बच्चों आपका 1 है। यह होगा इक्वेशन ऑफ लाइन AC, क्योंकि ये A का कोऑर्डिनेट है बच्चों और ये आपका C का कोऑर्डिनेट है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन AC होगा। सॉल्व कर दीजिए तो y प्लस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। क्रॉस इंटू कर दीजिए 2y प्लस 2 3 6 बराबर x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कैसे बन पाएगा, अगर आप इसको लेफ्ट राइट करें तो x माइनस 2y इज इक्वल टू बच्चों 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन है लाइन AC का, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7।
अब यहां पर आपको समझना है कि आपको पीक्यू लाइन का इक्वेशन बताना है जो एसी के पैरेलल है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखना है जो किसी दूसरे के पैरेलल है, तो आपको किस प्रकार से उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट चेंज करना होता है बच्चों। क्या चेंज करना होता है? कांस्टेंट चेंज करना होता है। मींस ये आपका एसी लाइन का इक्वेशन है, ये आपका किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों एसी है। अगर हम इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, पैरेलल लाइन ऑफ इक्वेशन जिसका नाम क्या होगा बच्चों? PQ होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, x माइनस 2y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको क्या कहते हैं बच्चों? लेम्डा। बस सिर्फ इसको चेंज कर देना है, सिर्फ इतना ही हमको करना है। और अब ये जो PQ लाइन है उसने क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है कि G से पास करती है। किसे पास करती है बच्चों? G से पास करती है। और G का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने अभी निकाला था 2,1, ये लिखा हुआ है G का कोऑर्डिनेट 2,1 है। सिंस दिस लाइन passes थ्रू पॉइंट G, कोऑर्डिनेट 2,1, सो x की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2, y की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 1 लिख दीजिए। तो 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू लेमडा। ओवरऑल लेमडा की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगी आपकी? 0 आ जाएगी। सो फाइनली जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन PQ बनेगी उसमें रख दीजिए लेमडा की वैल्यू x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन PQ का। चूंकि ये पहला क्वेश्चन था जहां पर हमको किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना था। आपको जरूर थोड़ा सा लगा होगा कि काफी कुछ चीजें हमको जानने की जरूरत है, लेकिन इस टाइप के जब मैं 4, 5, 6 क्वेश्चन करा दूंगा तब आपको ये चीजें बहुत सिंपल लगने लगेंगी। यह आपका 3 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन था जो आपके हर साल बोर्ड पेपर में आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के लिए है, आपके एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ ए लाइन। आज के सीरीज का दूसरा सवाल है द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग P6, K एंड Q, एंड जो Q है आपका -1 माइनस 3 के है बच्चों। Q का 1 - 3 के कामा 3 इज 1/2। पहला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ बच्चों K। दूसरा क्वेश्चन इसी में मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ यूजिंग द वैल्यू ऑफ K, यूजिंग द वैल्यू ऑफ K। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आया, एक पार्ट 1.5 नंबर का है कि अगर आपके पास स्लोप दिया हुआ है बच्चों, स्लोप का मतलब होता है कि जैसे कोई भी लाइन है किसी दूसरे लाइन के साथ कितने एंगल्स पर इंक्लाइंड है। अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने या बताने की कोशिश करूं तो जैसे आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है, इसका एक कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट बच्चों x2, y2 है, ठीक है। इसका हम लोग स्लोप कैसे लिख सकते हैं? तो जो बच्चों इसका स्लोप होगा इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्सिका। ये इसका फार्मूला होता है। सो सिंपल सी
डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द एफसिका। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 6, k, दूसरा कोऑर्डिनेट इसने दे रखा है 1 - 3k, 3, जिसमें स्लोप की वैल्यू दे रखा है 1/2, तो इसको रख देंगे 1/2 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू बच्चों 3 माइनस y1 की वैल्यू बच्चों k अपान x2 की वैल्यू 1 - 3k माइनस x1 की वैल्यू बच्चों 6। x1 की वैल्यू कितना है आपकी 6। सॉल्व कर दीजिए। आप कहोगे सर 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस k अपान -3k, 1 - 6 - 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 3 6 माइनस 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3k -5, 1 से इंटू करोगे तो सेम वैल्यू रहेगी। अब इसको लेफ्ट राइट कर दीजिए तो -2k प्लस 3k इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा -5 - 6, कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू -5 - 6 -11, k की वैल्यू -11 आ गई। अब पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट के लिए मिड पॉइंट पी क्यू को चाहिए जिसमें k की वैल्यू यूज करके ये हो जाएगा 6, -11। दूसरी बात इधर की तरफ रखोगे तो 1 - 3 इंटू ये -11 हो जाएगा और कामा 3, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 11 3 से 33 प्लस 1 34 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बनेगा 34, 3। अब जो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होगा जिसमें x की वैल्यू क्या होगी सम ऑफ एफसिका डिवाइडेड बाय 2। एफसिका 6 है, इसकी एफसिका 34 है, तो 6 प्लस 34 बच्चों डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 40/2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 20। सम ऑफ ऑर्डिनेट अगर y की वैल्यू लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू -11 है प्लस y2 की वैल्यू 3 है अपान 2 है, तो ये -8/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -। तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बने बच्चों कितना बने 20, 4, दैट इज फाइनल आंसर। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है जिसको आप किस तरीके से कम टाइम में बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरे द्वारा आपको बताने की कोशिश की गई। कि जहां पर एक लाइन का स्लोप दिया था तो हम लोगों ने स्लोप के बारे में जाना, दूसरा पॉइंट था कि हमको मिड पॉइंट का निकालना था, उसमें हम लोगों ने मिड पॉइंट को क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप लोगों के लिए कैलकुलेट द रेशियो, बहुत ही प्यारा सवाल, आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग in which the line joining A -4, 2 and B 3, 6 is divided by point P x, 3. Also find x is the length of AP. ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो आपको बताना है जिसमें एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट -4, 2 है, बी का कोऑर्डिनेट 3, 6 है। तो अगर आप एक लाइन खींचिए, ये ए है, ये बी है, ये -4, 2 है, ये 3, 6 है। अगर आप इसको कोई पॉइंट P है यहाँ पे, इससे x, 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर रेशियो में, तो बच्चों आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो ही नहीं, साथ साथ x की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और उसी के हेल्प से हमें AP की लेंथ भी फाइंड आउट करना है। चलिए
सबसे पहले रेशियो में मैंने बताया था ये कोऑर्डिनेट x1 कामा बच्चों y1 होता है, ये कोऑर्डिनेट हमारा x2 कामा y2 होता है, ये कोऑर्डिनेट हमारा x कामा y होता है। x की वैल्यू मैंने बताया था m इंटू x2 प्लस n इंटू बच्चों x1, जितना मैं बता दूं उससे बाहर का कुछ भी नहीं आ सकता। y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बच्चों अपान m प्लस n। वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू तो x है, आप देख पा रहे होंगे, m इंटू x2, तो m का बच्चों किससे हो जाएगा इंटू 3 के साथ हो जाएगा, प्लस n का इंटू किससे हो जाएगा बच्चों -4 के साथ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस n। सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग इसको, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ना तो m पता है ना तो n पता है ना ही x पता है। पहले अब y वाले में पुट करते हैं, तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ 3 दे रखा है, m इंटू y2 की वैल्यू 6 प्लस n इंटू y1 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई बच्चों m प्लस n। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा। आप कहेंगे 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 6m प्लस बच्चों 2n। लेफ्ट राइट करिए, ये 3m इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा n, m और n का रेशियो कितना बन जाएगा 1/3। बच्चों को ये लिखना नहीं आता, इसके बाद ये स्टेप ध्यान से देखिए, जब m इज टू n का रेशियो देखिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि m के साथ 3 है और n के साथ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि m के साथ 3 का इंटू 3m है, 1 का n के साथ इंटू n है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो निकला वो कितना निकला आपका 1:3 निकला। अब वैल्यू पुट कर देंगे आप तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स m की जगह 1 रखना है इसकी हेल्प से, प्लस n की जगह कितना रखना है बच्चों आपको 3 रखना है, 3 इंटू -4 अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस 3। देखिए 3 है, 4 इंटू -3 12 हो जाएगा, 3 -12 हो जाएगा, बटे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, यह आ जाएगा -9/4। तो पहला पार्ट x की वैल्यू आ गई -9 का -9/4 आ गई, कितना आ गई -9/4 आ गई। रेशियो आपका क्या निकल के आया 1:3। m इज टू n की वैल्यू कितना आ गई बच्चों 1:3। दो पार्ट आपके खत्म हो गए, पहला नंबर पे आपका रेशियो खत्म हो गया, दूसरा नंबर आपको x की वैल्यू निकल आई। अब तीसरा पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक x1 कामा y1 है, एक x2 कामा y2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। लेंथ का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए डिफरेंस ऑफ एप्सिका, दोनों एप्सिका का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, दोनों ऑर्डिनेट का बच्चों डिफरेंस लेते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस करके रूट ले लेते हैं। ये इनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला होता है। ये आपका जो स्क्वायर लगा हुआ है वो यहाँ पे है, एप्सिका का डिफरेंस ऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लेना है। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे -9/4 है, तो -9/4 कामा 3 आपको AP चाहिए। A का कोऑर्डिनेट -4 कामा 2 है, B का कोऑर्डिनेट -9/4 कामा 3 है। आप देख पा रहे होंगे इनके बीच की हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इनके बीच की हम लोग बच्चों डिस्टेंस किस तरह से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देख पा रहे होंगे दोनों के एप्सिका का डिफरेंस, पहले के एप्सिका -9/4 है, -4 इसका, और फिर ऑर्डिनेट में 3 है, ये 2 है, 3 - 2 इसका, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके हमको क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। ये आपकी किसकी लेंथ हो जाएगी, AP की। अगर आप इसको सॉल्व करोगे दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो -9/4 माइनस प्लस 4 इसका स्क्वायर बच्चों, प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, 16 - 9 7/4 का स्क्वायर, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 7/4 का स्क्वायर कितना आएगा 49 बच्चों 16 प्लस 1। अगर आप इसको ऐड करोगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा 65/16। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो ऊपर का तो रूट निकलेगा नहीं, नीचे का 4 आ जाएगा, तो रूट 65/4 क्या आ जाएगी यूनिट।
ये आपकी क्या निकल आएगी, डिस्टेंस निकल आएगी। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, जिनको आपको ध्यान से समझने की या करने की जरूरत है। जितनी चीजें मैं बता दूं उससे बाहर का कोई भी सवाल नहीं आ सकता। मेरी पूरी कोशिश है मैं वही क्वेश्चंस को कराऊं प्रेजेंट टाइम में जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं या आने वाले दिनों में बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का बहुत ही प्यारा सवाल, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा है AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। बच्चों चौथा क्वेश्चन है AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर C जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है इन्होंने -2,5। इफ जो A है उसके कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है 3,-7। फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस AC। Find the length of radius AC, the coordinate of B. The coordinate of B, ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए AB एक सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर C है। चलिए बना लेते हैं एक सर्कल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये AB डायमीटर हुआ, सेंटर से पास कर रहा है, ये C हुआ। A का कोऑर्डिनेट देखिए दे रखा है 3,-7। C का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -2,5। B का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है, इसको कुछ मान लेते हैं A, B। आपको रेडियस की लेंथ AC चाहिए। AC हम लोग बहुत सिंपली निकाल सकते हैं, मैंने बताया अभी। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, दोनों एफसिका का डिफरेंस, इसकी एफसिका 3 है, इसकी एफसिका -2 है, -2 -3 इनका डिफरेंस हुआ। ऑर्डिनेट का डिफरेंस एक का 5 है, -7 है, और इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके हम लोगों को बच्चों क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आप कहोगे सर -2 -3 -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 माइनस प्लस 5 + 7 बच्चों 12 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ऐड करोगे तो रूट में 169 आएगा। इसकी वैल्यू आपको पता है कितना होता है बच्चों, 13 यूनिट। आप देख पा रहे क्वेश्चन जितना लिखने में समय लग रहा है, पढ़ने में समय लग रहा है, उससे कम टाइम हमको करने में लग रहा है। ये आपका सेकंड पार्ट का, सॉरी फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। रेडियस लेंथ की AC होगी, उसकी लेंथ कितना होगी, 13 होगी। अब आपको B का कोऑर्डिनेट बताना है। अब बताओ कोई बच्चा ये कहने से मना कर सकता है कि जो C होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा? कोई भी बच्चा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जो AC रेडियस है वो भी 13 है, BC रेडियस है वो भी 13 है, दोनों रेडियस है, दोनों की वैल्यू सेम है। ये तभी हो पा रहा होगा जब C मिड पॉइंट होगा। अब बच्चों A का कोऑर्डिनेट 3,-7 है, B का कोऑर्डिनेट AB है, C का कोऑर्डिनेट -2,5 है। तो अगर आप ध्यान से देखें रिलेशन तो आप कहोगे कि सर ये हमारा x1 y1 था, ये हमारा x2 y2 था, और ये बीच वाला x, y था, जिसमें x की वैल्यू हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला जाना है, x1 + x2 का बटा 2। x की वैल्यू हमारी सर -2 है, x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू हमने a माना है बटा 2। सॉल्व कर दीजिए, -4 = 3 + a हो जाएगा बच्चों। -4 कितना हो जाएगा, 3 + a हो जाएगा। a की वैल्यू हो जाएगी -4 - 3 दैट इज इक्वल टू बच्चों -7 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप ऑर्डिनेट का फार्मूला लगा दोगे y = y1 + y2 अपान बच्चों 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना है आपका 5 है, y1 की वैल्यू कितना है -7 है, y2 की वैल्यू b है बटा 2 है, तो 2 5 × 10 = -7 + b हो जाएगा। b की वैल्यू 10 + 7 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 70। बताओ इसके कोऑर्डिनेट a, b थे तो कितना बने -7, 17। मैं यहाँ पे
ये मान के चल रहा हूं कि कुछ आपके बेसिक हल्के फुल्के क्लियर हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के स्पीड में बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं कम टाइम में आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से किस तरह से क्वेश्चन पे आपके जो पेपर में सवाल आएंगे उनको करना है। अगले आने वाले दिनों में इन चैप्टर्स को मैं बेहतरीन तरीके से खत्म करूंगा, क्योंकि एक साल का सिलेबस अगर हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो एक चैप्टर को पढ़ाने में कम से कम 15 दिन 10 दिन का टाइम लगता है। तो ये चीज आपको समझना है कि आपका ये क्वेश्चन था, इसका नंबर 4 था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैंने चारों बताए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसीलिए कोई भी वीडियो को आपको देखना है बिना स्किप किए हुए देखना है। जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो अलग बात है कि आप इसकी प्लेबैक स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और उस हिसाब से अपनी इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसी के साथ इस सीरीज में हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़िए, छोटे भाई भाइयों के साथ शेयर करिए जो भी 10th क्लास तक के हैं 6 to 10, जिससे कि जो भी किसी भी बोर्ड का बच्चा होगा, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उनके लिए मैं जब कोई भी कंटेंट डालूं तो सबसे पहले जो ये वीडियो है उन तक पहुंचे और वो घर बैठे ऑल इंडिया लेवल पर जो बच्चे हैं, पूरे इंडिया के बच्चे अपना आराम से घर पर बैठ के प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाई कर सके। तब जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरा सपना बच्चों को पढ़ाने का पूरा हुआ। और ऐसा मैं अगले आने वाले दिनों में डेली बाय डेली 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे 1 by 1 क्लास का सिलेबस खत्म होता जाएगा और 1 से 1.5 साल में पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले मैंने 10th क्लास की कुछ सीबीएसई बोर्ड की वीडियो अपलोड की है, कुछ आईसीएसई बोर्ड की, जिनके बोर्ड पेपर्स हैं जरूरी हैं। जब ये क्लासेस खत्म होंगी तो हम लोग 9th का करेंगे, फिर 8th का करेंगे, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लौटेंगे। ये भी मुझको बताइए कि आपके स्कूल में कौन सी बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की चल रही है, कमेंट करके आप उसको बता सकते हैं, जिससे कि मैं उन बुक्स को लेते हुए आपके सामने क्वेश्चन करा पाऊं, उनके भी कॉन्सेप्ट बता पाऊं। आपको बहुत बहुत थैंक यू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।